धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए समाज की स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाने लगे थे। So how can I consider myself a God? God is the greatest lie invented by man. God becomes the Father. और जो आनंदित है वही आनंद बांट सकता है, स्मरण रखो। कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन प्रमुख थे। ओशो को गिरफ्तार किया गया और उन पर कई आव्रजन उल्लंघनों का आरोप लगाया गया। भारत के एक जिज्ञासु और विद्रोही बच्चे से लेकर एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता तक ओशो की शिक्षाओं और प्रभाव ने दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है, जो आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर अमूल्य पाठ प्रस्तुत करती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मासा वर्ड परिवार में। आज हम आपको उस व्यक्ति के जीवन की यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं और क्रांतिकारी विचारों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ओशो की, जिन्हें भगवान आचार्य रजनीश और चंद्रमोहन जैन के नाम से भी जाना जाता है। ओशो का जीवन, उनकी शिक्षा, उनके विचार और उनके साथ जुड़े विवाद, सभी कुछ इस आत्मकथा में हम विस्तार से जानेंगे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा में एक जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबूलाल जैन एक कपड़ा व्यापारी थे और उनकी माता सरस्वती जैन एक गृहिणी थी। बचपन से ही ओशो का स्वभाव जिज्ञासु और विद्रोही था। वे पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं को चुनौती देते हुए समाज की स्थापित धारणाओं पर सवाल उठाने लगे थे, और इसी जिज्ञासु स्वभाव ने उन्हें धर्म और दर्शन की गहराइयों में जाने के लिए प्रेरित किया। ओशो की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई। इसके बाद उन्होंने गाडरवारा में अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उन्हें साहित्य और दर्शन में गहरी रुचि थी। उनके अध्यापकों और सहपाठियों के साथ होने वाले विवाद और सवाल जवाब उनकी विद्रोही प्रवृत्ति को दर्शाते थे। ओशो की ज्ञान की प्यास ने उन्हें दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दाखिला लिया, फिर D.N. जैन कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। 1955 में उन्होंने दर्शन शास्त्र में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सागर विश्वविद्यालय से 1957 में दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की, जिसमें उन्हें प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ। अपनी शिक्षा के दौरान ओशो ने विभिन्न बहस और सार्वजनिक भाषणों में भाग लिया, जहां उन्हें उनके गहरे दार्शनिक विचारों और उत्कृष्ट वक्तृत्व कला के लिए पहचाना गया। मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने रायपुर संस्कृत कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। हालांकि उनके अपरंपरागत विचारों के कारण कॉलेज प्रशासन से उनके मतभेद हो गए और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 1958 में ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला। उनका शिक्षण तरीका और उनके क्रांतिकारी विचार उन्हें छात्रों और शिक्षकों के बीच एक लोकप्रिय लेकिन विवादास्पद व्यक्तित्व बना देते थे। इस दौरान उन्होंने भारत के विभिन्न हिस्सों में यात्रा भी की, जहां वे धर्म, आध्यात्मिकता और सामाजिक मुद्दों पर सार्वजनिक प्रवचन देते थे। उनके उत्तेजक विचारों और करिश्माई उपस्थिति ने उनके अनुयायियों की संख्या में लगातार वृद्धि की और वे धीरे धीरे एक आध्यात्मिक नेता के रूप में उभरने लगे। Is projected into all the religions. God becomes the Father. ओशो की शिक्षाएं धार्मिक परंपराओं और दार्शनिक विचारों का संगम थी, जिनमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ताओवाद, सूफीवाद और ईसाई धर्म भी शामिल थे। उन्होंने ध्यान, जागरूकता और आंतरिक परिवर्तन को आत्मज्ञान के मार्ग के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना। ओशो का आध्यात्मिकता के प्रति दृष्टिकोण क्रांतिकारी और अपरंपरागत था। उन्होंने पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं को चुनौती देते हुए एक व्यक्तिगत और अनुभवजन्य मार्ग की वकालत की। ओशो की प्रमुख शिक्षाओं में से एक थी जोरबा द बुद्धा की अवधारणा, जो जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक पक्षों के बीच
सामंजस्य स्थापित करने की बात करती है। उनका मानना था कि सच्ची आध्यात्मिकता का अर्थ है भौतिक संसार का आनंद लेना और साथ ही साथ आंतरिक जागृति की तलाश करना। ये विचार विशेष रूप से 20वीं सदी के अंत में भौतिकतावादी और उपभोक्तावादी संस्कृति के संदर्भ में बहुत प्रभावी था। ओशो की शिक्षाओं का एक और महत्वपूर्ण पहलू था ध्यान और आत्म जागरूकता। उन्होंने कई नए ध्यान तकनीकों का विकास किया, जिनमें डायनामिक मेडिटेशन, कुंडलिनी मेडिटेशन, नाद ब्रह्म मेडिटेशन प्रमुख थे। ये विधियां शारीरिक गतिविधियों, अभिव्यक्तिपूर्ण रिलीज और मौन अवलोकन के तत्वों को शामिल करती थी, जो आधुनिक साधकों के लिए ध्यान का एक अनूठा और सुलभ दृष्टिकोण प्रदान करती थी। 1960 के दशक के अंत तक और 1970 के दशक की शुरुआत में ओशो के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 1974 में पुणे, भारत में रजनीश आश्रम की स्थापना हुई। आश्रम आध्यात्मिक साधकों का एक केंद्र बन गया, जहां विभिन्न ध्यान कार्यक्रम, चिकित्सा और कार्यशालाएं संचालित की जाती थीं। ये सभी गतिविधियां व्यक्तित्व विकास और आत्मिक जागृति की दिशा में थीं। आश्रम का जीवंत और विविध वातावरण दुनिया भर से हजारों अनुयायियों को आकर्षित करता था, जिनमें से कई पश्चिमी देशों से भी थे। पुणे आश्रम की विशेषता सामुदायिक जीवन, रचनात्मक अभिव्यक्ति और समग्र स्वास्थ्य पर जोर देना था। ये व्यक्तियों के लिए अपनी चेतना का अन्वेषण करने और आंतरिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रथाओं में भाग लेने का स्थान था। आश्रम की गतिविधियों में ध्यान सत्र, गतिशील कार्यशालाएं, चिकित्सकीय प्रक्रियाएं और कलात्मक प्रयास शामिल थे, जो एक गतिशील और समावेशी समुदाय का निर्माण करते थे। हालांकि इसकी लोकप्रियता के बावजूद आश्रम को भी महत्वपूर्ण विरोध और विवादों का सामना करना पड़ा। ओशो के अपरंपरागत विचारों, विशेष रूप से कामुकता, संबंधों और सामाजिक मानदंडों पर उनके विचारों ने पारंपरिक धार्मिक समूहों और भारतीय समाज के रूढ़िवादी तत्वों से आलोचना को जन्म दिया। इसके अलावा आश्रम के बढ़ते प्रभाव और विदेशी आगंतुकों के प्रवाह ने स्थानीय अधिकारियों में चिंताएं पैदा कर दी थीं, जिससे कानूनी और नियामक चुनौतियां भी सामने आई। 1981 में स्वास्थ्य समस्याओं और भारत में सरकारी दबाव के कारण ओशो ने अमेरिका जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने ओरेगन में 64,000 एकड़ की भूमि पर रजनीशपुरम नामक एक नए कम्यून की स्थापना की। इस कम्यून का उद्देश्य एक आत्मनिर्भर समुदाय बनाना था, जहां निवासी सामंजस्य पूर्वक रहते हुए अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं का पालन कर सकें। रजनीशपुरम का तेजी से विकास हुआ और वहां हजारों अनुयायी रहने लगे, जिन्होंने बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान दिया, जिसमें सिर्फ आवास, सड़कें और सामुदायिक सुविधाएं शामिल थी। कम्यून ने विभिन्न व्यवसायों का संचालन किया, जिनमें खेती, निर्माण, आतिथ्य उद्योग शामिल थे, जो अपनी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आय उत्पन्न करते थे। अपने चरम पर रजनीशपुरम में 7,000 से अधिक निवासी थे, जो इस संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े योजनाबद्ध समुदायों में से एक थे। हालांकि रजनीशपुरम के तेजी से विकास और अपरंपरागत प्रथाओं ने स्थानीय निवासियों और अधिकारियों के साथ संघर्षों को जन्म दिया। भूमि उपयोग, जल अधिकार और स्थानीय राजनीति पर कम्यून के प्रभाव जैसे मुद्दों पर तनाव बढ़ गया। ये संघर्ष अंततः कानूनी लड़ाइयों और कम्यून की नेतृत्व की टीम की गतिविधियों की जांच में परिणित हुए। रजनीशपुरम के विवाद 1984 में चरम पर पहुंच गए, जब कम्यून की नेतृत्व टीम के कुछ समुदाय आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए गए, जिनमें एक जैविक आतंकवादी हमला, वायर टैपिंग और आव्रजन धोखाधड़ी शामिल थे। ये कार्रवाइयां स्थानीय चुनावों पर प्रभाव डालने के और आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण को मजबूत करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा थी। अक्टूबर 1985 में ओशो को गिरफ्तार किया गया और उन पर कई आव्रजन उल्लंघनों का आरोप लगाया गया।
एक लंबी कानूनी लड़ाई का सामना करने के बाद उन्होंने एक दलील समझौते में प्रवेश किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ने निर्वासित कर दिया और 5 वर्षों के लिए पुनः प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके प्रस्थान के बाद रजनीशपुरम को विघटित कर दिया गया और इसके निवासी अलग अलग स्थानों पर चले गए। संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़ने के बाद ओशो ने कई देशों की यात्रा की और अंततः 1986 में भारत लौट आए। उन्होंने पुणे आश्रम को फिर से स्थापित किया, जिसे अब ओशो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र के नाम से जाना जाता है। ये केंद्र आज भी सक्रिय है। अपने अंतिम वर्षों में ओशो ने प्रवचन देना जारी रखा और नई ध्यान तकनीकों का विकास किया, जिसमें ध्यान और दैनिक जीवन के एकीकरण पर विशेष जोर दिया गया। Meditation has nothing to do with controlling the mind, because every control is a kind of repression, and that which is repressed will take its revenge whenever you will relax a little. The mind that was in control will immediately come up and start with vengeance to stir up everything within you. Meditation is not control, because control creates tension and meditation is based on relaxation. 1980 के दशक के अंत में ओशो का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और 19 जनवरी 1990 को 58 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु एक युग का अंत थी, लेकिन उनके विचार और प्रभाव दुनिया भर में फैलते रहे। उनके विचार, रिकॉर्ड किए गए प्रवचन और ओशो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र की गतिविधियों के माध्यम से उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं। ओशो की शिक्षाओं में आध्यात्मिकता, मनोविज्ञान, दर्शन, प्रेम और व्यक्तिगत विकास सहित कई विषयों का समावेश था। उनका मूल दर्शन इस बात पर जोर देता है कि वर्तमान क्षण में जीना है, जीवन की खुशियों और चुनौतियों को स्वीकार करना है और ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से आंतरिक परिवर्तन की खोज करना बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ओशो के महत्वपूर्ण योगदान में से एक था पूर्व और पश्चिमी दार्शनिक परंपराओं का संगम। उन्होंने प्राचीन पूर्वी आध्यात्मिक प्रथाओं की बुद्धिमत्ता को आधुनिक मनोविज्ञान और विज्ञान के साथ जोड़ा। इस एकीकृत दृष्टिकोण ने उनकी शिक्षाओं को विविध श्रोताओं के लिए सुलभ बना दिया। उन्हें उन लोगों के साथ गूंजते हुए सुना गया जो आध्यात्मिकता की एक समग्र समझ की तलाश में थे। ओशो का प्रभाव उनके तत्काल अनुयायियों से परे जाकर व्यापक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आंदोलनों को प्रभावित करता है। ध्यान और जागरूकता पर उनका जोर पश्चिम में इन प्रथाओं की लोकप्रियता में योगदान देता है। इसके अलावा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति पर उनके विचारों ने कई लोगों को जीवन के नए तरीके और होने के तरीकों का अन्वेषण करने के लिए प्रेरित किया। ओशो की विरासत बहुस्तरीय है, जिसमें उनकी गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं और उनके जीवन से जुड़े विवाद दोनों शामिल हैं। उनका प्रभाव ओशो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र की गतिविधियों और उनकी पुस्तकों और रिकॉर्ड किए गए प्रवचनों की व्यापक उपलब्धता के माध्यम से आज भी महसूस किए जा सकते हैं। ध्यान और व्यक्तिगत परिवर्तन पर ओशो की शिक्षाओं का आधुनिक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रथाओं पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा है। उनके द्वारा विकसित किए गए ध्यान तकनीक जैसे डायनामिक मेडिटेशन आज भी प्रचलित हैं और आत्म जागरूकता और आंतरिक शांति प्राप्त करने की दिशा में साधकों द्वारा अपनाए जा रहे हैं। इसके अलावा भौतिक और आध्यात्मिक प्रयासों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से मिलाने पर उनके विचार उन लोगों के साथ गूंजते हैं जो जीवन में संतुलन और एकीकृत दृष्टिकोण की तलाश में हैं।
हालांकि उनके जीवन को विवादों और कानूनी चुनौतियों ने घेर लिया था, ओशो के आधुनिक आध्यात्मिकता और मनोविज्ञान में योगदान को आज भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके विचारों का अनूठा संगम और ध्यान के प्रति उनका अभिनव दृष्टिकोण दुनिया भर के असंख्य व्यक्तियों के जीवन को समृद्ध करता है। ओशो का जीवन अन्वेषण, नवाचार और परिवर्तन की यात्रा थी। भारत के एक जिज्ञासु और विद्रोही बच्चे से लेकर एक वैश्विक आध्यात्मिक नेता तक ओशो की शिक्षाओं और प्रभाव ने दुनिया पर अमिट छाप छोड़ी है। ध्यान, आत्म जागरूकता और वर्तमान क्षण में जीने पर उनका जोर आज भी व्यक्तियों को उनके जीवन में गहरी अर्थ और पूर्णता की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है। ओशो के जीवन और शिक्षाओं पर विचार करते हुए हम उनकी अंतर्दृष्टियों की गहराई और उनकी कृतियों के स्थायी प्रभाव की सराहना कर सकते हैं। ओशो की यात्रा गहन अन्वेषण और परिवर्तन की थी, जो आत्म जागरूकता और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर अमूल्य पाठ प्रस्तुत करती है। और आपके साथ इस यात्रा में शामिल होना हमारे लिए एक सम्मान की बात थी। आशा करते हैं कि ओशो के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित ये वीडियो आपके लिए एक प्रेरणादायक रहा होगा। मासा वर्ड फाउंडेशन के अगले आत्मकथा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।